जाते जाते एक आपसे सवाल और पूछूंगी, क्योंकि अब आप लखनऊ जा रहे हैं, कानपुर से विदाई का वक्त है, तो कानपुर वासियों के लिए कोई एक ऐसा मैसेज और लखनऊ जाकर के क्या नए प्लान्स हैं आपके, ये भी बताइए। मेरा संदेश कानपुर वासियों के लिए यही है कि वो वार्मथ बनाए रखें। वो वार्मथ उनकी धरोहर है, वह गर्मजोशी उनकी धरोहर है, संबंध निभाने की यह परंपरा इनकी धरोहर है, आपकी धरोहर है। लेकिन कानपुर की स्मृतियां जो हैं वो सदैव जीवंत रहेंगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। हर बार हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी हस्ती के साथ जिन्होंने कानपुर के लिए कुछ बड़ा काम किया है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही हस्ती मौजूद है। आपको बता दें कि कानपुर कमिश्नरेट में तैनात रहे आईपीएस आनंद प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ आज इस शो पे मौजूद है। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ एबीसी के खास कार्यक्रम पे। कानपुर के लिए आपने बहुत कुछ किया है, कानपुर को आपने एक बड़ी चुनौती की तरह देखा है। थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस साझा करिए हमारे व्यूअर्स के साथ। एक अच्छा शहर है, अच्छे लोग हैं, कॉम्प्लेक्स सिनेरियो रहता है, मिला जुला। अगर हम देखें तो यहाँ के जो डेमोग्राफिक सिचुएशन है वो मिक्स्ड है, और बड़ा शहर होने के नाते, औद्योगिक व्यावसायिक शहर होने के नाते भी फ्लो जो है वो काफ़ी तेज़ है। इस शहर की स्पीड अच्छी कह सकते हैं, तो चैलेंजेस रहते हैं। एंड ये शहर अगर हम कहें तो अनइंटरप्टेड सप्लाई के साथ चलने वाली ट्रेडमिल जैसी है, जो लगातार चलती रहती है, और अगर आप यहाँ हैं तो आपको कंटिन्यूअस उस पर वर्क करना होगा। 12 साल आपने असम में अपने सेवा की है, उसके बाद आपको कानपुर में पोस्टिंग मिली। क्या बदलाव देखने को मिला असम से कानपुर के कंपैरिजन में? नहीं, वो दोनों दो अलग टर्फ है, दोनों दो अलग सिचुएशन है। और असम में जितनी भी हमारे असाइनमेंट थे, गुवाहाटी, तिनसुकिया, शिवसागर, तेजपुर, जितने भी असाइनमेंट थे, ट्रांसपोर्ट में भी मैं रहा, स्किल में रहा, तो वो एक अलग प्रकार का चैलेंज था, वो एक अलग प्रकार का सिचुएशन था। कानपुर अपने आप में दूसरे तरह की चुनौती है। कानपुर में चीज़ों को नियंत्रित रखना, उद्योग और विकास को बढ़ने देने के लिए, फलने फूलने के लिए जो बैड एलिमेंट्स हैं उन पे जो है नियंत्रण रखना, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कंटिन्यूअस क्रिएट किए रखना, और जो अच्छे लोग हैं उनको इस बात का एहसास देना कि शासन प्रशासन जो है वो आपके लिए, आपके साथ है। और सरकार भी, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा फोकस रहा है लॉ एंड ऑर्डर पे, और वो इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में सबको कहते रहे हैं। शासन की मंशा बड़ी साफ रही है कि कानून व्यवस्था जो है बनी रहनी चाहिए, कहीं भी अपराध बढ़ना नहीं चाहिए, संगठित अपराध के लिए किसी को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, और जितने भी संगठित अपराधी हैं उनके ऊपर तेज़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में हम जैसे अधिकारियों के लिए काम करने का स्कोप और भी ब्रॉड, क्लियर, और जिसको आप कह सकते हैं कि क्लैरिटी इन थॉट एंड क्लैरिटी इन एक्शन वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन, सिनेरियो एंड डायरेक्शन में कानपुर में काम करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है, जिसको हम हमेशा जो है अपनी मेमोरी में चेरिश करेंगे। आई कैन से दिस कि दिस वाज वंडरफुल इनिंग एंड विद वंडरफुल पीपल एंड वंडरफुल सिटी। तो जैसा कि आपने बताया कि कानपुर बहुत सेंसिटिव रहा है मामलों को लेकर के, और इसकी हैंडलिंग भी आप लोग ने उतनी ही सेंसिटिविटी से की है। अब क्योंकि आबादी ज़्यादा है, राजधानी से जुड़ा हुआ शहर है, तो और क्या आपको लगा कि कानपुर के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लिया है इसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में? किसी भी शहर के विकास के लिए जो उसकी पूर्वापेक्षा होती है वो होती है कि वहाँ रहने वाले लोगों में ये विश्वास हो कि वहाँ पर जस्टिस रहेगा, इक्वलिटी रहेगी और ईज ऑफ बिजनेस रहेगा।
ये तीन चीज़ें बड़ी बेसिक होती हैं और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, लॉ मेंटेन करना, ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ इन्फोर्स करना, लोगों के आम जीवन में एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाना, वो सारी चीज़ें उसी के बियरिंग पे आती हैं। हमने ये प्रयास किया कि लोगों को इस बात का विश्वास रहे कि वो जब भी चाहेंगे शासन प्रशासन अप्रोच में है, उनके एक कॉल पर भी जो है उनको जो फैसिलिटेशन मिलना चाहिए वो मिलेगा। उनको दौड़ना नहीं पड़े, उनको परेशान नहीं होना पड़े, उनको इस शहर को लेकर के एक पॉजिटिविटी उनके मन में बनी रहे, इस शहर को लेकर के उनको लगे कि यहाँ पे जस्टिस जो है आसानी से मिलेगा, उन्हें हैरेसमेंट नहीं होगा। तो कानपुर को और कानपुर के लोगों को हैरेसमेंट फ्री करने के लिए, उनको जस्टिस का फील देने के लिए, जस्टिस का कॉन्फिडेंस देने के लिए, इक्वलिटी का कॉन्फिडेंस देने के लिए और यहाँ के लोगों में आसानी से पूरी व्यवस्था उनके साथ खड़ी है, इस बात को उनके मन मस्तिष्क में उतार देने के लिए जो कार्य हम लोगों ने किए, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक लोगों ने उसमें सहयोग किया, लोग साथ खड़े हुए और जब पब्लिक साथ खड़ी होती है, पब्लिक अप्रिशिएट करती है, पब्लिक हमसे करवाती है, तो मुझे लगता है कि वो सबसे अच्छा जो है सिनेरियो होता है और सबसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो परिस्थितियाँ होती हैं। आपने बार बार इक्वलिटी और जस्टिस की बात की है, मॉरल पुलिसिंग पे भी आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। लोगों में जब आपको लेकर के बात होती है तो वो इस चीज़ को बार बार उठाते हैं, इस पे आपका क्या टेक है? हमने जो अपने 20 वर्ष की सेवा में देखा है, उसमें एक आम आदमी की पहुंच और उसकी बात को सही तरह से सुना जाना मैंने हमेशा सबसे ज़रूरी चीज़ समझा। माननीय मुख्यमंत्री जी का IGRS जन सुनवाई भी इसी दिशा में एक सशक्त प्रयास है। तो ये हमारा शुरू से प्रयास रहा है कि जो आदमी आता है उसकी हम सुने और न केवल सुने बल्कि उसमें हम ये तय करें कि किन चीज़ों को हमें स्वयं देखना होगा और उसको यह हम विश्वास दिलाएं कि अगर वो आया है तो उसको न्याय मिलेगा। और देखिए, जीवन में तमाम चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान भी ज़रूरी है, उसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके अस्तित्व को झकझोर देती हैं। अगर किसी समाज में उसे न्याय नहीं मिलता है किसी व्यक्ति को, तो उसके अस्तित्व पे सवालिया निशान खड़ा होता है और मुझे लगता है कि वह उसके मानसिक विकास में बाधक बन जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का मानसिक विकास ठीक नहीं होता है तो बाकी सारे विकास उससे प्रभावित होंगे, सभी आयाम प्रभावित होंगे। तो न्याय जो है वो किसी भी समाज में सामाजिक विकास और गतिविधियों की पूर्वापेक्षा है। अगर हम उसे न्याय नहीं दे पाते तो हम ये मान लें कि हम उसे बाकी कोई भी चीज़ नहीं दे पा रहे हैं। और पुलिस, जुडिशियरी, इससे जुड़े सभी लोग, मेडिकल एग्जामिनेशन करने वाली बॉडी, अभियोजन की बॉडी और एंड टू एंड अगर हम जो न्यायिक कार्यवाही की पूरी श्रृंखला है अगर हम इसको देखें तो इसमें हर आदमी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। गलत अगर है कोई विषय तो उसे भी स्पष्ट करिए, लेकिन अगर सही है और व्यक्ति आया है तो उसे न्याय मिलना चाहिए और न्याय देने की कार्यवाही हम जैसे वरिष्ठ अधिकारियों को इसलिए यह क्षमता शासन, सरकार और विधि ने दी है कि हम चाहे जिस प्रकार से हो न्याय का मिलना सुनिश्चित करें। आपके कार्यकाल में अगर डेटा उठा करके देखें तो लोगों को न्याय मिला है, ऐसा लोग मानते हैं कि क्योंकि एक अवधारणा कह लीजिए या कुछ कह लीजिए कि आम जनमानस और पुलिस के बीच में एक गैप होता है बहुत बड़ा, अप्रोचेबल नहीं होते हैं, पर आप बहुत ही अप्रोचेबल रहे हैं। तो ये जो टेक है इस पे आप क्या बोलेंगे? बाकी पुलिस वालों के साथ इतना इजी अब तक नहीं रहा है। देखिए, बाकी का तो मेरे लिए कहना मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं
तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में भी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने जब उन्होंने हमसे कोई बात कही, हमारे माता पिता ने भी, समाज में हमसे जो बड़े हैं उन्होंने भी हमेशा इस बात को कहा कि आप जहाँ पे हो, आपके पास जो भी अधिकार ईश्वर ने दिए हैं, विधि ने दिए हैं, वह इसलिए दिए गए हैं कि आप उसका सदुपयोग करके लोगों को उसका लाभ दे सकें। और जो व्यक्ति हमारे पास आता है, चाहे वो न्याय के लिए व्यक्ति आ रहा हो या हमारे अपने ही विभाग का कोई व्यक्ति उसको जो प्राप्य मिलना चाहिए उसके लिए आ रहा हो, किसी सहानुभूति के लिए आ रहा हो, किसी जिसको कहते हैं कि मार्गदर्शन के लिए आ रहा हो, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उपलब्ध रहूं, मैं मिलूं। मैं अपने मातहतों से कहता भी था कि आप अगर कोई चीज़, जैसे हम और आप जाते हैं मार्केट, तो हम फॉर एग्जांपल मिठाई की दुकान पे जा रहे हैं, हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। इनकी मिठाई पसंद नहीं है तो हम उनके दुकान पे चले जाएंगे, कपड़े में ये नहीं पसंद है तो हम वहाँ चले जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन सेवाओं को हम प्रदान कर रहे हैं, अगर हम उनमें बेहतर सेवा नहीं देते हैं तो क्या कोई ऑल्टरनेटिव किसी व्यक्ति के पास है? किसी व्यक्ति के पास नहीं है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे ऑल्टरनेटिव का अभाव है और हमारी जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो हम शासन के अंग हैं, सरकार ने हमें कहा ये करने को, लोकप्रिय चुनी हुई सरकार है, जनता की आशा आकांक्षा हमें पूरी करनी है। हम प्रयास करके भी हो सकता है कुछ काम न कर पाए, लेकिन प्रयास तो हमें करना होगा, हमें उनकी आशा आकांक्षा पे खरा तो उतरना होगा। तो हमारे जो मातहत अधिकारी रहे हैं, हमारी जो पूरी टीम रही है, हम लोग प्रयास करते रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यथासंभव उपलब्धता बनाए रखें और उनके आशा आकांक्षा पे खरे उतरे। ठीक है, बड़ी बात बता रहे हैं आप। आनंद जी, जब आपके बारे में बात होती है तो ये भी माना जाता है कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स, अपनी टीम को भी प्रायोरिटी देते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। छुट्टी चाहिए, तबीयत खराब है, माँ बाप के पास जाना है, आप उसको भी तवज्जो देते हैं। जितना ड्यूटी इम्पॉर्टेंट है उतना ही उनके लिए उनकी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप तालमेल कैसे बिठाते हैं? क्योंकि काम भी आपका हैम्पर नहीं होता है ये सब साथ लेते हुए, ये बैलेंस कैसे करते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हर आदमी खराब नहीं होता और मैं सकारात्मक धारणा लेके चलता हूँ कि लोग अच्छे होते हैं। हो सकता है उसमें 1-2% ऐसे हों जो उसका मिसयूज भी कर लेते हों, लेकिन मैं 97-98% के यूज पर फोकस करता हूँ, 2% के मिसयूज पर फोकस नहीं करता। अब मेरा मानना है कि अगर मेरे लोग सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे तो वो पूरे मनोयोग से सर्व नहीं करेंगे, और डिससेटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग या कोई भी एसेट किसी भी सिस्टम, किसी भी व्यवस्था के लिए बहुत यूजफुल नहीं हो सकता। तो मैं अपने जो मेरे मातहत अधिकारी रहे हैं, मैंने हम हर जगह और सभी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने यह तय किया कि नहीं, उनकी चीज़ को तो सुनना ही है हमें, और हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। हमें उनके परिवार में अगर मुखिया के तौर पे बैठाया गया है तो किसी भी परिवार का मुखिया क्या होता है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ की यूनिट का मुखिया हूँ तो उस यूनिट के मुखिया के रूप में, परिवार के मुखिया के रूप में मेरी क्या जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी वैसी ही है जैसे परिवार के मुखिया की होती है, आवश्यकता के अनुरूप डांटना और स्नेह भी देना, प्रेम भी करना, सहयोग भी करना, सुनना भी, समझना भी, समझाना भी। तो मैं उसी भूमिका को पूरा करता हूँ, और जब तक वो भाव परिवार का नहीं होगा तब तक सामूहिकता के साथ परिणाम नहीं आ सकते। परिवार की तरह आप सब परिवार की तरह, परिवार की मुखिया। बिल्कुल, यही मेरी भूमिका है। ने
सारे एक्सपीरियंसेस आपने लिए हुए हैं अपने इस पूरे कार्यकाल में, फिर चाहे वो आप कानपुर की बात करें या आप असम की बात करें, कोई एक ऐसा किस्सा जिसने आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला दिया, इमोशनली हो या फिर किसी और तरह से हो, कोई एक ऐसा वाक्य अगर आप शेयर करना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ? ऐसे कई वाक्य रहे होंगे, एक वाक्य। ऐसे ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों ने एक टीम के रूप में काम करते हुए अपने अंदर बड़े बदलाव लाए। और यहाँ भी कानपुर में भी मेरी टीम के तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने कुछ सीखा और उन लोगों ने मुझसे भी कुछ सीखा। हम सभी लोगों ने सकारात्मकता के साथ अपने इकोसिस्टम में बदलाव ले आने का कार्य किया है। आज हमारे तमाम ऐसे अधिकारी हैं और ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको उनका उद्देश्य मिलता हुआ दिखा। कई बार क्या होता है कि हम उद्देश्य विहीन हो जाते हैं, हम दर्शक की कमी रहती है, सेवा में हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमारा लक्ष्य नौकरी करना है। लक्ष्य स्पष्ट हो, मनोभाव में सकारात्मकता हो और सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करने की प्रवृत्ति हो, ये जो तीन चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि कुछ हद तक एटलीस्ट कुछ लोगों में ले आने में हम सफल रहे हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ पूरे विश्वास से कि तमाम ऐसे हमारे अपने मातहत पुलिसकर्मी हैं जिन लोगों ने उस दृष्टिकोण से काम करना शुरू किया और जिसका फीडबैक मुझे अलग अलग माध्यमों से मिला। सुन के खुशी भी हुई, अच्छा लगा कि लोगों में एक सामाजिक जिम्मेदारी का बोध। हम सर्विस कर रहे हैं, डेफिनेटली हम सर्विस कर रहे हैं और उसके बदले में हमें सरकार भुगतान भी कर रही है, लेकिन हम समाज का एक कार्य कर रहे हैं और सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध हम में हो। ये अगर हम अपने कुछ लोगों तक पहुंचा पाते हैं और उनमें इसे हम ला पाते हैं तो मुझे लगता है ये बड़ी सफलता के रूप में, उपलब्धि के रूप में हमें देखना चाहिए। और ऐसा काफ़ी हद तक हम कर पाए हैं। हमारे पूर्व पुलिस आयुक्त असीम अरुण सर, उनके साथ जो हमारा समय था वो भी काफ़ी इस तरह के विचार के साथ आगे बढ़ते थे, तो उनसे मैं भी कुछ सीखा। और अभी हमारे अखिल कुमार सर हैं, उनकी सकारात्मकता और सहजता से भी हम कुछ सीखे। तो बदलाव जो है हम ले आते हैं और जितना ले आ पाते हैं वही हमारी उपलब्धि है। तो आगे जो पुलिसकर्मी आएंगे या और भी लोग इस पूरे कारवान में जुड़ेंगे, उनके लिए कोई एक मैसेज है? आपको लगता है कि कानपुर में और किस चीज़ को सेंसिटिवली डील करने की ज़रूरत है? क्या बदलाव लेकर के आए जिससे वो संबंध जो हैं लोगों के बीच में, नागरिक के बीच में और पुलिस के बीच में, वो अच्छे हों? नहीं, कानपुर शहर के लिए अगर हम कहें तो कानपुर शहर में सबसे ज़रूरी है निष्पक्ष रहकर सही सही कार्य और कार्यवाही को कराया जाना सुनिश्चित करना। क्योंकि कानपुर में एक लंबे समय से लोगों के बीच में कहीं न कहीं ये बात घर कर गई है कि व्यवस्था जो है वो स्वच्छ पारदर्शी तरीके से चलाए जाने की प्रवृत्तियां कम पाई जाती हैं। ऐसा है नहीं। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी, वर्तमान की सरकार मुझे जिस तरह की खुद दिखती है और मैंने अनुभूत किया है, जीरो इंटरफेरेंस और बेहतर पुलिसिंग के किए जाने की प्रवृत्ति को बढ़ाया जाना, तो मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं। लेकिन हमारे अधिकारी जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि चीज़ें होती हुई दिखाई भी दे, ट्रांसपेरेंसी दिखाई भी दे, इफेक्टिवनेस दिखाई भी दे। ट्रांसपेरेंसी के विषय पे एक अप्रीहेंशन रहता है कि हर चीज़ ओपन और पार्टिसिपेटिव क्यों करें। मैं अभी अखिल कुमार सर की बात यहाँ कोट करूँगा
वो कहते हैं कि कोई भी विवेचना की समीक्षा करनी हो तो वादी और प्रतिवादी दोनों को ऑनलाइन कनेक्ट कर लो। इट्स वेरी गुड। वट एवर डिसीजन यू आर गोइंग टू गिव, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। सिमिलरली असीम सर कहते थे कि पार्टिसिपेटिव इन्वेस्टिगेशन करो। तो पार्टिसिपेटिव इन्वेस्टिगेशन मतलब वादी को साथ ले लो, वादी को अपने साथ रखो, उसको हर चीज बताओ, मतलब नो नीड टू हाइड एनीथिंग। तो जल्दी समाधान होता है। यस, तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है, ये ट्रांसपेरेंसी कानपुर में सकारात्मकता को बढ़ाएगी। और किसी भी शहर में जब सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है तो शहर की गतिविधियों में वृद्धि होती है, और फिर उस शहर का युवा, उस शहर का हर व्यक्ति वो अपने कृत्यों और गतिविधियों से शहर को दशा और दिशा दे देता है। तो हमारा जो काम है वो ये है कि हम एक बेहतरीन प्रशासन दे सकें, एंड वो तभी देंगे जब हम ये समझ लें कि हमें फैसिलिटेटर बनना है, हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है, हमें इंटीग्रिटी को बनाए रखना है, और हमें ऑनेस्टी पे फोकस करना है। हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनको मैं यही संदेश भी देता हूं, और आने वाले समय में नीचे से ऊपर तक एक टीम स्पिरिट में रहें। आप देखिए खेल के मैदान में जब खिलाड़ी खेलते हैं तो टीम के जूनियर मोस्ट प्लेयर और टीम के सीनियर मोस्ट प्लेयर के बीच में औपचारिकताएं नहीं होती हैं खेलते समय फील्ड में, उनमें एक सिनर्जी होती है, उनमें एक विश्वास होता है, उनमें औपचारिकताएं नहीं होती हैं, वो जार्गन्स में बंधे नहीं होते हैं, वो व्यवस्था के खाने में नहीं बंधे होते हैं, उनमें एक स्पिरिट और एक स्पीड होती है। तो अपने पुलिस कर्मियों के, या अगर मैं कहूँ कोई भी विभाग हो, वो अपने अधीनस्थों के और अपने उच्च अधिकारियों दोनों के लिए अगर एक जैसा व्यवहार करे, आप अपने उच्चाधिकारियों के साथ तो अच्छा व्यवहार करेंगे ही, यू आर फोर्स टू डू दैट, बट अगर वैसा ही व्यवहार आप अपने अधीनस्थ कर्मियों के लिए भी करेंगे तो जिस अनुशासन के नाम पे हम बेवजह कड़क होते हैं, मुझे लगता है कि उसकी जगह अगर हम एक बेहतर व्यवहार से, हम एक संतुलित व्यवहार से, मर्यादित व्यवहार से, अच्छे आचरण से अपने नीचे के कर्मियों के साथ भी खड़े हों, तो पूरी की पूरी टीम एक डिफरेंट लेवल पर चली जाएगी, एंड दैट विल गिव यू अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव एंड वेरी वेरी गुड आउटपुट। मुझे लगता है आपके जैसा दूरदर्शी व्यक्ति से मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। आपकी अप्रोच बहुत अलग है, और शायद कानपुर को भी ऐसे अधिकारियों की बहुत ज़रूरत है जो ये समझ सकते हैं कि कानपुर या किसी भी नागरिक को डील करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। चलिए एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे, आप बोलते इतना अच्छा हैं, तो इतने अच्छे वक्ता हैं, ये कहाँ से आता है? नहीं, मैं ये धीरे धीरे, मैं कभी ऐसा भी वक्त था कि मैं जब बोलने को कहा जाता था तो 10-15 मिनट 20 मिनट पहले से मुझे बड़ा, मतलब अगर आप कहें तो मैं सोचने लगता था कि अब जाके क्या बोलूँगा। आप अपनी बातों से ही न्याय दिला देते। मैं वो दिन भी मुझे याद है, वो दिन भी मुझे याद है कि जब मुझे डायस पे जाना होता था तो एक अप्रिहेंशन मन में रहता था, और 15-15 20-20 मिनट तक मैं सोचता था अब क्या बोलूँगा, हे भगवान न बोलने को पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ग्रेजुअली अपने ही अनुभव से, काम से, लोगों से मिलकर, सीखकर एक व्यक्ति डे बाय डे अपने आप को इवॉल्व करता है। मैंने भी ऐसे ही किया है, और आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। मुझे कई साल पहले जो है, जब डायस पे जाना होता था तो एक डर सा मन में होता था, आज नहीं है। डर होता था कि बटरफ्लाइज होती थी, एक्साइटमेंट होता था, नर्वस नहीं, वो एक अप्रिहेंशन होता था कि पता नहीं क्या बोलेंगे जाके। मुझे याद है वो दिन, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, और ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि तमाम ऐसे बच्चे हैं, छात्र हैं, जिनको ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म लेता है। नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होता है।
आपके अंदर लगन होनी चाहिए, जिजीविसा होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर ये जिजीविसा, लगन, क्लैरिटी होगी, आप डे बाय डे इम्प्रूव करते हुए अपने आप को बहुत आगे ले आए खड़ा कर लोगे। तो ऐसे ही है, डे बाय डे सीख रहा हूँ, आज यहाँ भी कुछ सीख के जाऊँगा। मुझे लगता है आपको क्लासेस लेनी चाहिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, कॉन्फिडेंस कैसे आए, ट्रेनिंग देनी चाहिए आपको साथ में। अच्छा, मन से लगे रहिए, हर चीज़ आ जाएगी। चलिए ये भी टिप है हमारे व्यूअर्स के लिए, मन से लगे रहे तो सब आ जाएगा। मैं जाते जाते एक चीज़ मैं स्टूडेंट से कहता भी हूँ, आप किसी स्टूडेंट से पूछिए कि वो मूवी जब देखता है तो क्या उस मूवी को याद करता है? नहीं करता। जब वो सब्जेक्ट पढ़ता है तो क्या करता है? याद करना। वाई? ये डिफरेंस क्यों हो रहा है? पेपर आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं। मन से लगे रहिए, मन से लगे रहिए, मन से जुड़ना होगा। मन से जुड़ेंगे, सारी चीज बदल जाएगी, सारी कायनात बदल जाएगी। ठीक है, ट्रैफिक व्यवस्था और क्राइम को भी लेकर के क्या आप बहुत मन से लगे थे चीज़ों को बदलने के लिए? क्योंकि देखिए ये बदलाव नज़र आता है कानपुर में, और एक रिवोल्यूशनरी स्टेप हुआ है कानपुर ट्रैफिक के मामले में। अगर बात करें तो लोग यहाँ के झेल रहे थे, मगर अब बहुत सुधार देखने को मिला है बीते कुछ वक्त में। इसको लेकर के कैसे हैंडल किया? कुछ हद तक कर पाए, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। रवीना त्यागी का रोल बड़ा महत्वपूर्ण रहा। बीपी जोगदंड सर के समय में हम लोगों ने ये तय किया, राजशेखर का नाम भी मुझे लेना होगा, मंडलायुक्त रहे उस समय राजशेखर जी, मेरे बैचमेट हैं, फ्रेंड भी हैं। हाई पावर कमेटी बनाई हम लोगों ने गिवन सरकमस्टांसेज में जो बेटर कर सकते हैं उसके लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हमने डिफ़ाइन किया, और डिफ़ाइन करके हमने लो हैंगिंग फ्रूट्स पहले तय किए। और उसके बाद हम लोगों ने सर्वे करके कहाँ वन वे होना चाहिए, कहाँ टू वे होना चाहिए, कहाँ पे डाइवर्जन दें, कहाँ पे वाइडनिंग किया जाए, कहाँ पे तोड़ा जाए, कहाँ पे शिफ्टिंग किया जाए। तो वी स्टार्टेड आवर वर्क। काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सफल भी रहे। कई जगह पे हमें अपने ही अनुभवों से सीखने को भी मिला। अभी अखिल कुमार सर आए हैं, अखिल कुमार सर का काफ़ी फोकस है उस पर। उन्होंने पूरी टीम को एक बार फिर से एनर्जाइज किया है, और नए नए प्रयोग भी ट्रैफिक में किए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में चीज़ें और बेहतर होंगी। जहाँ तक हम पहुँचे हैं उससे ज़्यादा आगे जाएंगी। रहा सवाल क्राइम पे, तो क्राइम का जो हमारा फोकस था वो उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम। अब अगर आप देखेंगे तो 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, आप अगर ध्यान से डेटा को देखें, और डेटा तो देखिए, डेटा दो तरीके से होता है। अगर आप किसी वर्ष का डेटा देखें जिस वर्ष में मुकदमे दर्ज नहीं किए जाते थे और केवल गंभीर मुकदमा दर्ज होता था, तो वो आपको मिलेगा डेटा। अब अगर उसको कंपेयर किसी ऐसे वर्ष से करें कि कोई भी मुकदमा आएगा दर्ज हो जाएगा, तो वो तो डेटा कंपेरेबल नहीं हुआ। अब आज के समय में हम जो देख रहे हैं, जैसे हमारे वर्तमान सीपी अखिल सर हैं, अखिल सर ने कहा है जो भी मुकदमा है सब दर्ज करो, ग्राफ बढ़ता है बढ़ने दो। हमें ये देखना है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसके बाद हम देखेंगे कितना डाउन हो रहा है। तो क्राइम आज के समय में वैसे भी कानपुर में अगर हम देखें तो संगठित अपराध हम ये कह सकते हैं नहीं है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि कानपुर में फिर क्या है कि छोटे मोटे झगड़े, परिवारों में झगड़े, आपस में झगड़े किसी भी कालखंड में होते रहेंगे। हमें प्रॉम्प्टली उस पर रिएक्ट करना होता है, और उत्तर प्रदेश शासन की पीआरबी प्रॉम्प्टली रिएक्ट करती है एक इंस्टीट्यूशनल मैनर में। 6-7 मिनट में रिएक्शन टाइम है उसका, और उसके बाद ग्रेजुअली जो है वन आफ्टर अनदर रिस्पॉन्स भी हम लोगों का रहता है। तो क्राइम के रोकथाम में, क्राइम के इन्वेस्टिगेशन से क्राइम के रोकथाम में, और क्राइम न हो इसके लिए जो सोशल अवेयरनेस है और जो समाज में पॉजिटिविटी क्रिएट करने का काम है,
उस फ्रंट पर भी काम करके, तीनों फ्रंट पे मुझे लगता है पिछले वर्षों में काफ़ी काम हुआ है। और हम लोग उस मुहिम का हिस्सा हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है। आगे और बेहतर होगा ऐसा हम मानते भी हैं। 22 की बात करें तो जून में एक ऐसा वाक्य हुआ था जब मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति यहाँ पे मौजूद थे कानपुर में, और आपने बड़ी सक्रियता से अपना जो रोल है वो अदा किया था। ऐसी सिचुएशंस को कैसे आप तत्परता से हैंडल करते हैं? एक ये 3 जून की घटना की आप बात कर रही हैं, और 3 जून को जो कुछ भी हुआ था वो अनफॉर्चुनेट था। और हमने उस समय गिवन सर्कमस्टांसेज में जो त्वरित निर्णय के साथ, प्रत्युत्पन्न मति के साथ, ग्राउंड में खुद खड़ा रह के फ्रंट से लीड करके सिचुएशन को जो हैंडल करने का काम हमें करना था हमने किया। मैं भी, और उस समय के पुलिस आयुक्त मीना सर थे, वो भी, हमारी टीम के अन्य सदस्य जो थे। हमें मालूम था कि उस गली में कभी एडीएम पाठक जी की हत्या भी हुई थी, और हमें यह भी मालूम था कि जिन परिस्थितियों में, जिन गलियों में हम हैं, वहाँ पे कोई बैड एलिमेंट किसी भी तरह की कोई चीज़ कर सकता है। ऊपर से कोई चीज़ आ सकती है, बगल से कोई चीज़ आ सकती है। लेकिन हम ये मानते थे कि हमारे प्रयास सकारात्मक है, हमारी सोच सकारात्मक है, और समय की ज़रूरत है। पूरी कानपुर पुलिस की टीम को उतरना ही होगा। ये ईश्वर ने अपॉर्चुनिटी दी थी कि मैं उस समय वहाँ पे था, एंड आई वाज इन लीडिंग सिचुएशन। तो समहाउ वी ट्राइड आवर बेस्ट, और 3 से 4 घंटे में हमने उन परिस्थितियों को संभाला, उसको एस्केलेट नहीं होने दिया, उसे सांप्रदायिक दंगे में कन्वर्ट नहीं होने दिया, बचाए रखे। राष्ट्रपति महोदय का अगले दिन मर्चेंट चैम्बर में कार्यक्रम भी था, वहाँ पे उसके वजह से कार्यक्रम कैंसिल ना हो, नहीं हुआ, कार्यक्रम हुआ। जबकि घटना स्थल और कार्यक्रम स्थल दोनों अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर था। तो जो चीज़ें हमें करनी थी हमने की, और बाद में उसके इन्वेस्टिगेशन भी किए। हमने जितने भी ऐसे लोग थे जो किसी भी स्टेज पे इन्वॉल्व हों, हमने उसमें जो लीगल वर्क थे उसको भी हमने बखूबी पूरी मेहनत से किया, पूरी टीम ने किया। और अभी तो पूरा मामला ट्रायल पे है। इससे एक और चीज़ हुआ कि समाज में ऐसे लोग जो कि गलत कार्य करते हैं उनको हतोत्साहन मिला, और जो अच्छे लोग हैं उनको प्रोत्साहन मिला, तो वो भी हुआ इससे। जाते जाते एक आपसे सवाल और पूछूंगी, क्योंकि अब आप लखनऊ जा रहे हैं, कानपुर से विदाई का वक्त है, तो कानपुर वासियों के लिए कोई एक ऐसा मैसेज, और लखनऊ जाकर के क्या नए प्लान्स हैं आपके, ये भी बताइए। मेरा संदेश कानपुर वासियों के लिए यही है कि जिस तरह से वार्मथ जिसको कहते हैं कि कानपुर में एक गर्मजोशी से लोगों से मिलने का और लोगों के साथ रहने का एक सांस्कृतिक ताना बाना है। मैं कहता भी हूँ कि कानपुर शहर नहीं संस्कृति है, मैं अपने आम बोलचाल में लोगों से कहता हूँ। तो मेरा तो कानपुर वासियों से यही है कि हमारे सभी भाई बहन कानपुर के वो वार्मथ बनाए रखें। वो वार्मथ उनकी धरोहर है, वह गर्मजोशी उनकी धरोहर है, संबंध निभाने की यह परंपरा इनकी धरोहर है, आपकी धरोहर है। और ये कानपुर को और कानपुर के लोगों को अनूठा और अद्वितीय बना देता है। जो गर्मजोशी है, वार्मथ है, जो आप यहाँ उत्साह और ऊर्जा है, वो सब कुछ करने में समर्थ है। और इसके लिए जो है मैं कानपुर के सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ कि मुझे जो स्नेह प्रेम कानपुर ने दिया। लखनऊ जाकर के मेरा जो भी कार्य है, जो मुझे आवंटित हुआ है, उसे जाके समझूंगा, अपने उच्चाधिकारियों से बातचीत करूंगा और उनसे इस बात को समझूंगा कि मुझसे क्या अपेक्षाएं की गई हैं। उसके हिसाब से मैं पारदर्शी, प्रभावी, जो शासन की भी मंशा है और मेरी भी इच्छा है कि पारदर्शी और प्रभावी कार्य करें, हम उसको करेंगे वहाँ पे। लेकिन कानपुर की स्मृतियाँ जो हैं वो सदैव जीवंत रहेंगी। और अद्वितीय शहर है, गजब का शहर है, बहुत वार्मथ है
और जो भी मिला हंसता हुआ मिला, खूब अच्छे से मिला। और मुझे लगता है कि यही चीज़ इस शहर को बेजोड़ बनाता है। ठीक है आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे व्यूअर्स को बता दें कि हमारे साथ आज आनंद प्रकाश तिवारी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि कानपुर को लेकर के उनके मन में किस तरह की मेमोरीज़ रह जाने वाली हैं, आगे के उनके प्लान्स क्या हैं, और आगे जो लोग इसी फील्ड में आने वाले हैं पुलिस प्रशासन के, उनके लिए एक बड़ा संदेश भी दिया है। एक बार फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चमकते सितारे के साथ। आप देखते रहिए ABC न्यूज़। जाते जाते एक आपसे सवाल और पूछूंगी, क्योंकि अब आप लखनऊ जा रहे हैं, कानपुर से विदाई का वक्त है, तो कानपुर वासियों के लिए कोई एक ऐसा मैसेज, और लखनऊ जाकर के क्या नए प्लान्स हैं आपके, ये भी बताइए। मेरा संदेश कानपुर वासियों के लिए यही है कि वो वार्मथ बनाए रखें। वो वार्मथ उनकी धरोहर है, वह गर्मजोशी उनकी धरोहर है, संबंध निभाने की यह परंपरा इनकी धरोहर है, आपकी धरोहर है। लेकिन कानपुर की स्मृतियां जो हैं वो सदैव जीवंत रहेंगी।